हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में बिजली विभाग पर 7,18,000 रुपए का जुर्माना, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के हक में फैसला, कई दिन अंधेरे में रखा था। यूपी में बिजली विभाग के लिए स्मार्ट मीटर गले की फांस बन चुका है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी ने यूपी पावर कॉरपोरेशन पर 7,18,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने जुर्माने की राशि 15 दिनों के अंदर आयोग में जमा कराने के आदेश दिए हैं। ये कार्रवाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने के बाद 2 घंटे के अंदर बिजली बहाल न करने की लापरवाही पर हुई है। फायरिंग मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, वकील बोले अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे, एफआईआर गलत है, उनकी वजह से गोली नहीं चली। ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे और उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि खान सर के सरेंडर करने का कोई चांस ही नहीं है, उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। मेरे क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस ने एफआईआर में कुछ भी नहीं लिखा है। खान सर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि गोली चलाओ मैं देख लूंगा, जमानत याचिका दायर कर रहे हैं। शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का वक्त खत्म हो गया था और हम लोग सोमवार को इसे दाखिल करेंगे। खान सर के गार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर की जमानत के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई है और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपनी सुरक्षा लौटाई, सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी, बंगले के बाहर डंडे लेकर खड़े हुए कार्यकर्ता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास से सारी सुरक्षा हटा दी है, यहां तक कि बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया है। इसके बाद रोहिणी ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की। कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। गेट पर एक कार्यकर्ता हाथ में डंडा लेकर खड़ा है। जहां कभी पुलिसकर्मी बैठते थे वहां पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया है। 2 से अधिक बच्चे तो नहीं कर सकेंगे सरकारी नौकरी, प्रोबेशन के 6 महीने बाद कोई एक्शन नहीं तो ऑटो परमानेंट होंगे, एमपी सिविल सेवा के नए नियम। मध्य प्रदेश सरकार सिविल सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 2026 का नया मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया है, जारी किया है। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है, जबकि पिछले साल खुद GAD ने भी इस पाबंदी को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति मिल गई थी। लेकिन नए नियमों में सरकार इस फैसले से पलट गई है। बता दें कि 24 साल पहले साल 2001 में प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में संशोधन करते हुए ये प्रतिबंध लागू किया था। जान लीजिए आखिर क्या है ये 2 बच्चों वाला नियम। नए ड्राफ्ट के नियम 5 और 6 के तहत पात्रता और अपात्रता की शर्तें तय की गई हैं। इसके मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या फिर उसके बाद हुआ है तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। 85% इथेनॉल वाला फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च, 82.12 प्रति लीटर मिलेगा। दिल्ली में पहला पंप खुला, पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता। 85% एथेनॉल मिक्स वाला E85 फ्यूल दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडियन ऑयल IOC के पूसा रोड आउटलेट पर दिल्ली के पहले E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। खास बात यह है कि ये पेट्रोल से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता है और इससे न सिर्फ आम लोगों का गाड़ी चलाना खर्चा कम होगा बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घटेगी। केनरा बैंक पर RBI ने 41.8% का जुर्माना लगाया। KYC डेटा अपलोड करने में देरी और चालू खातों को इनऑपरेटिव बताने पर हुई कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने केनरा बैंक पर 41,80,000 रुपए की पेनल्टी लगाई है। ये कार्रवाई नो योर कस्टमर KYC नियमों समेत कुछ जरूरी बैंकिंग गाइडलाइंस का पालन न करने पर हुई है।
आरबीआई की जांच में सामने आया कि केनरा बैंक ने कई ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड्स को तय समय सीमा के अंदर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किया था। नियमों के मुताबिक सभी बैंकों को नए और मौजूदा ग्राहकों का केवाईसी डेटा इस केंद्रीय रजिस्ट्री पर तय वक्त के अंदर अपलोड करना होता है ताकि फ्रॉड को रोका जा सके। केनरा बैंक इस टाइमलाइन को फॉलो करने में नाकाम रहा था। गूगल ने गुरुग्राम में 6,17,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस खरीदा। 5 साल में 671 करोड़ रुपए चुकाएगी कंपनी। देश में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी। गूगल इंडिया ने गुरुग्राम के एट्रियम प्लेस में करीब 6,17,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। प्रॉप टैग के ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गूगल इस जगह के लिए अगले 5 साल में कुल 671 करोड़ रुपए का किराया चुकाएगी। ये फ्रेश लीज डील ऐसे समय में हुई है जब देश के ग्रेड ए कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड में भारी तेजी देखी जा रही है। अमेरिका ने ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। ईरान ने कुवैत बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप बोले, ईरान की मिसाइल ताकत 22% ही बची है। अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने गोरूक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए और फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दुश्मन ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच सकी। दावा, ट्रंप सरकार की जासूसी करा रहा है इजराइल। अमेरिकी रक्षा विभाग में गंभीर खुफिया खतरे का अलर्ट। इजराइल बोला, आरोप झूठे हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के भीतर ये चिंता बढ़ गई है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की कोशिश कर रहा है। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में इजराइल से जुड़े हुए काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। यह एजेंसी का सबसे खतरनाक गंभीर अलर्ट माना जाता है। अमेरिका और इजराइल जैसे बेहद करीबी सहयोगियों के बीच ऐसा होना बेहद असाधारण माना जाता है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इजरायली दूतावास का कहना है कि वह अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी नहीं करता और उसकी खुफिया एजेंसियां सहयोगी और नहीं बल्कि दुश्मनों पर नजर रखती हैं। उत्तर कोरिया अब सिर्फ चीन के भरोसे नहीं। पुतिन किम जोंग उन की नजदीकी से जिनपिंग की चिंता बढ़ी और 7 साल बाद उत्तर कोरिया जाएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते उत्तर कोरिया के दौरे पर जाएंगे, जहां किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह यात्रा 8 से 9 जून तक होगी और जिनपिंग ने इससे पहले 2019 में प्योंगयांग का दौरा किया था। यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब कुछ हफ्ते पहले ही जिनपिंग ने बीजिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी की थी। रूस और चीन दोनों ही उत्तर कोरिया की विदेश नीति में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ साल पहले तक उत्तर कोरिया पर चीन का दबदबा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अब उत्तर कोरिया सिर्फ चीन के भरोसे नहीं रहा। चाइनीज कैमरों से भारत पर नजर रखेगा नेपाल। चीन के इंटरनेट नेटवर्क का भी इस्तेमाल करेगा। 10 किलोमीटर अंदर तक की एक्टिविटीज होगी रिकॉर्ड। उत्तराखंड से लगी हुई भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने चीन निर्मित थर्मल कैमरे लगाने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कैमरे भारतीय सीमा के भीतर करीब 10 किलोमीटर तक की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, इन कैमरों के संचालन के लिए चीन के इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में भारतीय सीमा क्षेत्र की संवेदनशील सूचनाएं चीन तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में भारत और नेपाल के बीच करीब 275 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा की सुरक्षा भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल SSB और नेपाल की ओर से आर्म्ड पुलिस फोर्स APF के जिम्मे है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल ने सीमा क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लगातार मजबूत किया है और इसी क्रम में गड्ढा चौकी से लेकर कालापानी तक नई बॉर्डर आउटपोस्ट BOP विकसित की जा रही है, जहां पर आधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती की जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा क्षेत्र में बढ़ रही यह तकनीकी निगरानी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। विदेश से MBBS करने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन अटकाया। विदेश से MBBS करके लौटे राजस्थान के 1000 डॉक्टर्स के भविष्य पर संकट मंडरा गया है। दरअसल राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC के परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करने के कारण न तो उन्हें नौकरी मिल पा रही है और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर पा रहे हैं।
इधर आरएमसी का कहना है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी की गाइडलाइन के चलते कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन क्लियर हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। दरअसल विदेश से एमबीबीएस करके लौटे एफएमजी यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण आरएमसी और एनएमसी के बीच चक्कर काटने को मजबूर हैं। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि इसी साल 18 मार्च को एनएमसी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को जारी कर एनएमसी ने 6 मार्च के नोटिफिकेशन को वापस लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य उन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की समस्याओं और शंकाओं को दूर करना है जिन्होंने कोविड-19 या युद्ध के कारण अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया था। वैष्णो देवी जा रही ट्रेन में हादसा, लुधियाना में 2 हिस्सों में बटी, 1200 यात्री बाल बाल बचे। हाई स्पीड में होती तो जानी नुकसान हो जाता। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रही 1200 यात्रियों से भरी हुई ट्रेन का हादसा हो गया। यहाँ ट्रेन के स्लीपर कोच का टॉयलेट अचानक से धमाके जैसी आवाज के साथ टूट गया, जिसके बाद यह कोच अपने साथ डिब्बे वाले से अलग हो गया। धमाके जैसी आवाज सुनते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और ये डिब्बे में से बाहर आ गए। और खुशकिस्मत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ ट्रेन लुधियाना से चली ही थी। अगर हाई स्पीड के दौरान यह हादसा हो गया होता तो यात्रियों की जान को खतरा होता। सीबीएसई 12वीं की वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन की अंतिम तारीख बढ़ी। अब स्टूडेंट्स 7 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। पोर्टल पर साइबर अटैक मामले में एफआईआर दर्ज। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट के वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 6 जून से बढ़ाकर 7 जून कर दी है। बोर्ड के मुताबिक ये फैसला छात्रों को ज्यादा समय देने और पोर्टल पर सामने आई तकनीकी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। सीबीएसई ने 2 जून को पोस्ट रिजल्ट दिक्कतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, जिसके बाद कई छात्रों ने आंसर शीट देखने और वेरिफिकेशन री इवेल्युएशन के लिए आवेदन करने के दौरान कई दिक्कत आने की शिकायत की थी। दूसरी तरफ बोर्ड ने पोर्टल पर साइबर हमलों के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दिए हैं और बोर्ड के मुताबिक 2 जून से शुरू हुए पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर पिछले 3 दिन में लगातार साइबर हमले किए गए हैं, जिन्हें समय रहते रोक दिया गया है। अन्नामलाई के आंदोलन से 10 लाख लोग जुड़े, लॉन्चिंग के 10 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन। समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने आंदोलन इधु नम्मा यक्कम को शुरुआत में ही बड़ा जनसमर्थन मिलने का दावा किया है। अन्नामलाई के मुताबिक आंदोलन शुरू होने के 10 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अन्नामलाई ने इसे लोगों का आंदोलन बताते हुए कहा कि यह राज्य के भविष्य को लेकर साझा सोच और मिशन का प्रतीक है। उनका कहना है कि पहले इस आंदोलन को खड़ा किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और बाद में इस राजनीतिक पार्टी में बदला जाएगा। अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसकी चिट्ठी शुक्रवार को सामने आई। वहीं अन्नामलाई के समर्थन में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष करू नागराजन ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने और कई भाजपा के नेताओं ने अन्नामलाई का समर्थन करने का फैसला किया है। मानसून महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तक पहुंचा, एमपी छत्तीसगढ़ में देर से पहुंचेगा। केरलम में बारिश का रेड अलर्ट, वायनाड कासरगोड में स्कूल बंद, ट्रैकिंग पर रोक। 3 दिन की देरी के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम और मणिपुर पहुंच गया है और इससे पहले यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में एंट्री कर चुका है। केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। त्रिशूर में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की जान गई है। वायनाड और कासरगोड में स्कूल बंद है, जबकि ट्रैकिंग और पहाड़ी रास्तों पर रात की यात्रा पर रोक लगाई गई है। बिहार में बिजली गिरने से 2 लोगों की जानें गई हैं। गुजरात को छोड़कर देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हैं। राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है और अगले 10 दिनों में इसके बिहार, झारखंड और ओडिशा तक पहुंचने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट जीपी शर्मा के मुताबिक एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी रह सकती है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की खाड़ी में कोई मजबूत मौसम सिस्टम एक्टिव नहीं है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन, अभिजीत ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अगले शनिवार को फिर जंतर मंतर पर जुटने का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा था कि मंत्री शाम 5 बजे तक इस्तीफा दे दे, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा और 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन करेंगे।
सीजेपी को जंतर मंतर पर शाम के 5 बजे तक प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे अभिजीत की तबीयत खराब हो जाने के बाद ये समाप्त हो गया। इसके बाद सोनम वांगचुक के साथ धरना स्थल से रवाना हो गए। आज का सुविचार, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।